संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें कहा है कि विश्व के दो क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण अमेरिका और मध्य में कह रहा है पश्चिम एशियाई में तेल आपदा संपन्न तेल के लिए जो व्यवस्था हो रही थी, उसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, लेबनान, इन सब की नीतियों को थोपा जा रहा था। यानी अमेरिका द्वारा उन पर जबरन नीति को थोपा जा रहा था। और उनकी अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रहा है कि CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति का इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था। यानी कह रहा है कि अमेरिका जबरदस्ती इन देशों पर अपना सैनिक CIA संगठन द्वारा उन पे जबरन आरोप थोप रहा था और उनको जबरन अपनी नीति के तहत पालन करवाने के लिए प्रयास कर रहा था। वस्तुतः अमेरिका यह जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था में आधुनिक रूप से ढील तेल और गैस ऊर्जा का स्रोत है। रीढ़ जो है वो क्या है, तेल और गैसीय ऊर्जा स्रोत है जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। और इसी दूसरे क्षेत्र में कह रहा है कि दूसरा घरा पश्चिम यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, इन सभी देशों में 1945 से लेकर 60 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। यानी इन सभी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में 1960 के दशक में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इन क्षेत्रों में 1945 के बाद कह रहा है कि विश्व राजनीतिक और क्षेत्रों में काफी प्रभाव पड़ा। 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले उपनिवेश छीन हो गए और लोग विश्व के अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो गए और इस स्थिति से निपटने के लिए साम्यवादी विचारों के प्रयास को रोककर अपना समन्वय और नवीन युग का प्रारंभ ये लोग करने लगे। 1945 ईस्वी में फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने यूरोपीय संघ के विचार को देखते हुए अपने वास्तविक रूप में इसको शुरुआत 1944 ईस्वी में कर दिया और नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने इसको क्या किया, एक संस्था का नाम स्थापित किया जिसका नाम था वेनेलेक्स। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक संस्था का स्थापना किया और एक संधि किया जिसको बोलते हैं ब्रेसलेन संधि, जो कि 1948 ईस्वी में हुआ। ब्रेसलेन संधि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 1948 ईस्वी में हुआ। आपको रहा है कि फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, इटली शामिल भी थे इस साझे व्यापार में और ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। तभी इन प्रयासों के बाद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष प्रभाव रूप से सभी देशों को स्पष्ट रूप से बना रहा था और ये अपनी युद्ध में हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति के प्रयास में लगा हुआ था। द्वितीय विश्व के बाद कह रहा है कि तीसरे क्षेत्र में नवीन आर्थिक संबंध का विकास किया जा रहा है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देश 1947 के बाद भारत में आजादी हुई और इन आजादी के बाद भारत में भी नई लहर दौर पड़ी और 15 वर्षों में सभी देशों लगभग 15 सालों में भारत आजादी के बाद 15 साल के बाद सभी देश लगभग आजाद हो गए और तत्कालीन विश्व में दो महत्वपूर्ण शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने अपना शक्ति स्थापित किया और इन प्रयासों के बाद अमेरिका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भरपूर रूप से अपने विचार को प्रस्तुत करने लगा। यानी इन सभी शक्तियों के बाद दो देश जो है सामने बहुत बड़ा एथी बनकर उभरा और विश्व में अपना वर्चस्व जमाने लगा। आप कह रहे हैं भूमंडलीकरण एवं जीविकोपार्जन में भूमंडलीकरण के अंतर्गत क्या होता है। भूमंडलीकरण का परिभाषा मैंने बता दिया आप लोगों को कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में विश्वव्यापी देशों के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास करना। कह रहा है भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और दुनिया के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है, जो संपूर्ण विश्व के एक गांव के रूप में देखा जाता है। यानी संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में देखा जाता है। अब कह रहा है नया शब्द क्या है, पूंजीवादी। पूंजीवादी आधारित एक व्यवस्था है जो कि बाजार और मुनाफा पर टिका हुआ है। पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यापार और मुनाफे पर टिका हुआ है। जिस दिन ये नहीं रहेगा तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कुछ विद्वानों का कहना था कि किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास का आरंभ से चली आ रही है और समय समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होता जा रहा है। यानी इन्होंने भूमंडलीकरण को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा। कहा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक तीव्र गति से हुआ। इस दौरान वस्तु एवं पूंजी तीनों श्रम शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया और इस दौरान नवीन तकनीकियों का विकास हुआ। अब एक करा शीत युद्ध, बार बार पूछता है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको बायोलॉजी में पूछ सकता है या फिर अदर आर्ट्स सब्जेक्ट में। कह रहा है कि राज्य नियंत्रित एवं बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले देशों के नेतृत्व, जैसे कि देशों में कह रहा है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के बीच में आपसी तनाव हो। यानी किसी
एक देश से दूसरे देश में आपसी तनाव हो, जहां पे बम बारूद तोप और गोले से लड़ाई न हो, आपसी बस मोटापा हो, तनाव हो, वही कहलाता है शीत युद्ध। यानी शांति से किए जाने वाला बात टू बात विवाद क्या होता है, शीत युद्ध होता है, ना कि उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, कई बार पढ़ चुके बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब कह रहा है आज के जीविकोपार्जन में भूमंडलीकरण के अंतर संबंध क्या है, तो कह रहा है कि वर्तमान में देखा जाए तो भूमंडलीकरण का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद सैनिक शक्तियां और आर्थिक संगति दोनों पीछे छोड़ दिया गया और किसी भी देश में कह रहा है कि शक्ति और क्षमता का आकलन उसके मौजूदा हथियार और सैनिक संख्या के बजाय नागरिक समृद्धि के आधार पर कहा जाता है। यानी किसी भी देश में पहले जो होता था कि हमारे यहाँ इतना हथियार है, इतना ये है, इतना ये है, ऐसे वैसे नहीं होता है। अब का जो ताकतवर देश है वो कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, कितना वो समृद्ध है, कितना सुखाल है, ये सब चीजों से किसी देश को ताकतवर हम मान सकते हैं, न कि किसी के सैनिक और किसी के हथियारों से हम उसे ताकतवर सिर्फ मान सकते हैं। कह रहा है कि आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिखा। भूमंडलीकरण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बदलाव आए, एक झलक शहर, कस्बा और गांवों में साफ दिखाई पड़ा। इस दौरान 1991 ईस्वी में संपूर्ण विश्व में एक सेवा क्षेत्र का काफी विकास तीव्र हुआ, जिसे जीविकोपार्जन के कई क्षेत्र के आयाम खोल दिए। इसका मतलब है कि आर्थिक प्रगति ने आम लोगों की सुविधाओं को काफी विकास दिया। यातायात के सुविधाएं जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, बीमा, बैंक, दूरसंचार सेवाएं, कंप्यूटर फोन, सेलुलर फोन, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ये सभी जगह स्थापित किए गए, जिससे पूरे विश्व के और पूरे स्थान के लोगों की सुविधाएं बदल दी, आयाम बदल दी। कह रहा है कि मोबाइल फोन का संबंध तो आप जानते ही हैं कि कितनी सुविधा है, छोटी छोटी दुकानों पर, हर जगह, हर एक इंसान के लिए, निजी आदमियों के लिए जरूरी है। उन दिनों अच्छी आमदनी होती थी और जैसे निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बैंक में रिलायंस, आइडिया, ये सब निजी कंपनियां के बैंक के मतलब बड़ी क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनको बैंक के द्वारा लाभ भी प्राप्त होता था, और जैसे कि जानकारी लाभकारी योजनाओं का निवेश करके उसको प्रेरित करने को भी मिला। और बीमा क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ, जिससे गांव से शहर जुड़ता गया और लोगों को रोजगार भी मुहैया होते रहा। कह रहा है कि रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होते गए। टू ट्रेवल यानी यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेंट हाउस, आवासीय होटल, दूरसंचार सेवाएं, कोरियर, डाक, ये सारी चीजों की सुविधाएं कंप्यूटरकृत होती गई, बढ़ती गई और लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलते गए। आर्थिक भूमंडलीकरण के हमारी आवश्यकताओं के दायरों में काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा और इससे नए सेवाओं का उदय हुआ और लाखों लोगों को जीविकोपार्जन भी मिला, रोजगार भी मिला। इस प्रक्रिया के कारण जीवन स्तर लोगों का बढ़ने लगा और भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बीच में यही संबंध स्थापित किया। और आधुनिक युग में अगर अर्थव्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो विश्व स्तरीय जो विश्व बाजार का स्वरूप है, जिसमें हम चर्चा करते हैं, चर्चा किए हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक जीवन पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण का। 1919 ईस्वी में जो विश्व व्यापी अंतर संघ थे, यानी जो आपस में स्थापित किए गए थे, यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ का काफी प्रभाव दिया। और दोनों विश्व युद्ध के बाद कह रहा है कि विश्व व्यापार राजनीतिक व्यवस्था निर्णायक भी बनी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। दो देश तो महाशक्ति बने, लेकिन इसके अलावा भी काफी प्रभाव भी पड़ा लोगों पर। 1991 के बाद कह रहा है कि विश्व बाजार के अंतर्गत एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्पत्ति हुआ, जिसमें निजीकरण और उदारीकरण अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व के अर्थव्यवस्था का एक बिंदु केंद्र बना और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे ज्यादा फोकस किया, इसके आधार पे था। इसमें मुद्रा डॉलर विश्व की सबसे मानक मुद्रा बनी, यानी डॉलर जो है सबसे ऊंचाई पर पहुंचा और इसे कंपनियों ने पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिली। अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ने अमेरिका का केंद्र बिंदु बनाया और अमेरिका ने इसको जन्म दिया और ध्रुवीय सभी पर विश्व में सभी देशों में फैल गया और इसके सभी लोग भागीदार भी बने। यानी भूमंडलीकरण के बारे में इसे विशेष फोकस किया गया है। भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व में एक नई आर्थिक नीति लगा दी, जिसके कारण विश्व मंदी के बावजूद भी उसके बाद ये प्रस्ताव सभी जगह लागू हुआ और आज सभी देश इसी कारण क्या है, समृद्ध हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर उसकी सांस्कृतिक सभ्यता को साझेदारी करके अपना विकास कर रहे हैं। यही था आपके लेसन में। ये लेसन तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट पर ज्यादा फोकस हम किए उसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग कुछ नोट भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अगला लेसन हमारा, ये लेसन समाप्त हो चुकी है। अगला लेसन है भारतीय प्रेस और राष्ट्रवाद। ये कल समाप्त हो जाएगी आपकी हिस्ट्री, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है।
और ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और बुक खत्म होते ही इसकी पूरी फेयर होनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।